नमस्कार। आज हम मौर्य राजवंश के एक बहुत ही मशहूर सम्राट अशोक, हाँ उनके जीवन और उनकी विरासत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, सम्राट अशोक। हमारे पास एक स्रोत है, सम्राट अशोक युद्ध से धर्म तक। बिल्कुल। तो इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शासक युद्ध से धर्म की ओर मुड़ा। बिल्कुल, सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जी। उनका शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और अक्सर हम उन्हें शांति के प्रतीक की तरह याद करते हैं, पर स्रोत हमें बताता है कि कहानी शुरू से ऐसी नहीं थी। हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि शुरुआती सालों में तो अशोक की छवि एक काफी आक्रामक शासक की थी। हाँ, महत्वाकांक्षी भी। उन्हें चंडाशोक भी कहते थे, यानी प्रचंड अशोक। बिल्कुल बिल्कुल। चंडाशोक साम्राज्य विस्तार के लिए वो जाने जाते थे, काफी उग्र माने जाते थे। अच्छा। और इसी विस्तार की नीति ने उन्हें कलिंग के युद्ध तक पहुंचाया, जो आज का उड़ीसा है। हाँ, कलिंग युद्ध। और ये युद्ध उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्रोत में क्या बताया गया है इस युद्ध के बारे में? क्यों इतना असर हुआ? स्रोत में जिक्र है कि ये युद्ध बहुत भयानक था। लाखों लोग मारे गए या बंदी बना लिए गए, घर उजड़ गए। बाप रे। कहते हैं कि वो युद्ध भूमि का मंजर देखकर अशोक का दिल बिल्कुल बदल गया, वो अंदर तक हिल गए। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। तो क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या कुछ और गहरा था? स्रोत इसे एक गहरे आत्म मंथन का नतीजा बताता है। अशोक को लगा कि ये जीत किस काम की जिसमें इतना विनाश हो। और यहीं से उनके धम्म की सोच शुरू हुई। धम्म? ये कोई नया धर्म था? नहीं नहीं, धम्म नहीं, बल्कि ये जीने का एक तरीका था। नैतिक आचरण, सामाजिक जिम्मेदारी और सबसे जरूरी अहिंसा। तो युद्ध के मैदान का सबक वो पूरे साम्राज्य की नीति बन गया। हाँ, एक तरह से। लेकिन ये सिर्फ एक सोच थी या इसे लागू भी किया गया, जमीन पर? उन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करवाए, जैसे सड़कें बनवाना, कुएं खुदवाना, सराय बनवाना, यहाँ तक कि मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए अस्पताल भी खुलवाए। अरे वाह। और उन्होंने खास अधिकारी भी नियुक्त किए, धम्म महामत। धम्म महामत? हाँ, इनका काम था धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करना और देखना कि लोग नैतिक रूप से सही जीवन जी रहे हैं या नहीं। और प्रचार का एक तरीका तो उनके वो मशहूर शिलालेख हैं, पत्थर के खंभों और चट्टानों पर। बिल्कुल, वो तो कमाल का तरीका था उस जमाने में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। एक तरह से मास कम्युनिकेशन। हाँ, है ना? ये सिर्फ राजा के हुक्म नहीं थे, बल्कि वो सीधे जनता से बात कर रहे थे इनके जरिए। अच्छा। इनको ऐसी जगहों पर लगाया गया जहां लोग आते जाते थे, जैसे व्यापार के रास्तों पर, शहरों के पास। और भाषा भी आम लोगों की इस्तेमाल की। प्राकृत लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ठी थीं, ताकि ज्यादा लोग समझ सकें। तो इन शिलालेखों में लिखा क्या होता था? क्या कोई खास संदेश था जो बार बार मिलता है? कई बातें थीं, जैसे बड़ों का आदर करो, गुरुजनों का सम्मान करो, दासों और सेवकों से अच्छा व्यवहार करो, सभी धर्मों सभी पंथों का आदर करो, और सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पर, जीवों पर दया। अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर? हाँ, स्रोत में 13वें शिलालेख का खास जिक्र है। इसमें अशोक कलिंग युद्ध पर अपना दुख, अपना पछतावा जाहिर करते हैं। अच्छा, उन्होंने खुद लिखवाया ये? हाँ, कि मुझे कितना दुख है और मैं भविष्य में युद्ध नहीं करूंगा। ये उनकी बदली हुई सोच का सबसे बड़ा सबूत है। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक सम्राट सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती मान रहा है, पश्चाताप कर रहा है। बिल्कुल। और धर्म के अलावा अशोक का नाम बौद्ध धर्म से भी बहुत जुड़ा है। हाँ, ये तो है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। हाँ, न केवल अपनाया बल्कि उसे राजकीय संरक्षण भी दिया। अच्छा। उसके प्रचार प्रसार में बहुत मदद की। उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति बौद्ध परिषद भी आयोजित करवाई। अच्छा, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था कि बौद्ध धर्म में जो अलग अलग विचार पनप रहे थे, उनमें एकता लाई जाए और धर्म को ठीक से संगठित किया जाए। और ये भी सुना है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी धर्म प्रचार के लिए भेजा था। हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये बताता है कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका? हाँ, बौद्ध धर्म के संदेश के साथ। और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, मध्य एशिया, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, इन सब जगहों पर भी धर्मदूत भेजे गए थे। अरे वाह, उनके कारण ही बौद्ध धर्म भारत से बाहर इतना फैला? हाँ, कह सकते हैं कि उनके प्रयासों का बहुत बड़ा हाथ था इसे एक विश्व धर्म बनाने में। तो अगर हम आज की बात को समेटें, तो स्रोत ये दिखाता है कि कलिंग युद्ध ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। एक आक्रामक योद्धा से
वो धम्म के शांति प्रिय प्रचारक बन गए। उनके शिलालेख उस जमाने की जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही नैतिक जीवन के लिए आज भी वो प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। और बौद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाने में उनका योगदान तो खैर अद्वितीय है ही। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक विनाशकारी घटना, एक युद्ध, किसी इंसान को, खासकर इतने शक्तिशाली इंसान को, इस हद तक बदल सकता है हाँ, कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल विनाश की जगह भलाई के लिए करने लगे। और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है ना, कि क्या सत्ता और नैतिकता साथ साथ चल सकते हैं, जैसा अशोक ने कोशिश की। हाँ, ये एक गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिसपे श्रोता सोच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी फायदा मिल सके। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद भूमि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए लर्न विद भूमि के साथ। थैंक यू।